Hello student, good morning. How are you all? I wish you all are fine. Today we will do assessment worksheet 4. स्टूडेंट जो असेसमेंट वर्कशीट है स्टूडेंट पहले आपको खुद करनी है, फिर आपको आंसर चेक करने के लिए वीडियो देखनी है। और आपको पता है असेसमेंट वर्कशीट मंथ में 2 टाइम्स आती है। तो ये आपके इंग्लिश सब्जेक्ट की वर्कशीट है क्लास 10th के लिए, और ये आपको करनी है 3 सितंबर 2021। और आज की असेसमेंट वर्कशीट भी स्टूडेंट आसान ही है। ये पिछली जो आपकी 6 वर्कशीट है उसके ऊपर ही बेस्ड होती है। तो आज की वर्कशीट में जो पोएम है डस्ट ऑफ स्नो, उसका एक्सट्रैक्ट दे रखा है। और डार्कन द सर्कल अगेंस्ट द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस विद द पेन और पेंसिल। आपको पता है जो करेक्ट ऑप्शन है MCQ के रूप में है इसमें, और जो करेक्ट ऑप्शन है उसको आपको डार्क करना है और टिक भी करना है। रीड द फॉलोइंग स्टेंजा एंड आंसर द क्वेश्चंस 1 to 5। स्टेंजा दे रखा है आपकी पोएम डस्ट ऑफ स्नो का। द वे ए करो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had wrote। जिस तरीके से एक करो ने अपने आप को हिलाया, उसकी वजह से जो बर्फ के ऊपर जमी स्नो थी उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स जो है हेमलॉक ट्री से पोइट के ऊपर गिरे। तो इस छोटे से इंसिडेंट को देखकर पोइट का दिल जो है वो चेंज हो हैज़ गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड, उसका मूड चेंज हो गया। एंड सेव सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड रूट, और उसने मेरा दिन जो बचा हुआ दिन था, जो वेस्ट कर दिया था वो तो हो गया था, लेकिन बचे हुए दिन को बचा लिया था कि वो उसमें भी एनर्जेटिक हो और कुछ करे। जैसे करो बर्ड है, वो जब एनर्जेटिक हो सकता है अपने पंखों को फड़फड़ा कर स्नो को हटा सकता है, तो पोइट तो इंसान है, वो भी कुछ कर सकता। तो एक छोटे से इंसिडेंट ने पोइट के मूड को चेंज कर दिया। पहले पोइट सैड मूड में था, तभी तो देखो पोइट ने करो और हेमलेक ट्री तो सैडनेस को दिखाते हैं, नेगेटिविटी को दिखाते हैं, वो वर्ड्स यूज़ किए गए हैं सैडनेस को दिखाने के लिए। और फिर उनके उस छोटे से एक्शन ने, करो के छोटे से एक्शन ने कि पंखों को फड़फड़ाया, पार्टिकल्स को नीचे डाला और उड़ गया, उस इंसिडेंट ने पोइट के मूड को चेंज कर दिया, वो हैप्पी हो गया। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है इस पोएम पे बेस्ड। व्हाट काइंड ऑफ अफेक्ट डज द एक्शन ऑफ द करो हैव ऑन द पोइट। करो के एक्शन से पोइट के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा? पॉजिटिव, यस पॉजिटिव प्रभाव पड़ा, वो भी एक्टिव हो गया। बी नेगेटिव, जी नहीं। सी अनोइंग, गुस्सा आ गया, जी नहीं। इरिटेटिंग, इरिटेट हो गया, जी नहीं। तो इसका ए आंसर बिल्कुल सही है, पॉजिटिव। तो आपको इसको सर्कल को डार्क भी करना है। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है, वेयर डू यू थिंक इन द पोइट सिटेड। आपके हिसाब से पोइट कहाँ बैठा हुआ था? नियर द ट्री, ट्री के नज़दीक, जी नहीं, क्योंकि स्नो पार्टिकल्स पोइट के ऊपर गिरे तो कहाँ बैठा होना चाहिए? अंडर द ट्री। सेकंड ऑप्शन बिहाइंड द ट्री, ट्री के पीछे, जी नहीं। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे बैठा था। फोर्थ ऑप्शन है उनका स्नो, बर्फ के ऊपर, जी नहीं, इनकरेक्ट है। तो इसका आंसर सही है सी, अंडर द ट्री, तभी तो स्नो पार्टिकल्स पोइट के ऊपर गिरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग कोट्स डिस्क्राइब द अफेक्ट ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोइट। नीचे कोटेशन दे रखी है, किस कोटेशन से ये पता चलता है कि डस्ट ऑफ स्नो का पोइट के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा? फर्स्ट ऑप्शन, देर इज समथिंग इनफाइनाइटली हीलिंग इन द रिपीटेड रेफरेंस ऑफ नेचर। नेचर के अंदर हीलिंग पावर होती है। लुक डीप इन टू नेचर एंड देन यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग बेटर। नेचर को देखना चाहिए और उसमें जो है फिर हमें अच्छा लगता है किसी भी चीज़ को समझना। आई बिलीव इन गॉड एंड ओनली आई स्पेल इन नेचर। मैं भगवान को देख सकता हूँ नेचर के फॉर्म में। लीव द रोड, टेक द ट्रेल्स। रोड को छोड़ो, पगडंडिया लो। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन ही बिल्कुल सही है, देर इज समथिंग इनफाइनाइटली हीलिंग इन द रिपीटेड रेफरेंस ऑफ नेचर। जो नेचर्स के एक्शन है उसमें हीलिंग पावर होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। फोर्थ क्वेश्चन है, द मूड ऑफ द पोइट चेंजेज फ्रॉम। पोइट का मूड किससे, सैडनेस से गुड हो गया, फ्रॉम गुड टू बैड, जी नहीं। फ्रॉम बैड टू गुड, ये बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन। पहले बैड मूड था, सैड मूड था, फिर उसका हैप्पी मूड हो गया। फ्रॉम फनी टू सीरियस, जी नहीं। फ्रॉम सीरियस टू फनी, जी नहीं। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, पहले सैड था वो फिर हैप्पी हो गया, तो फ्रॉम बैड टू गुड। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, टिक द ऑप्शन इन विच द वर्ड रूड हैड बीन यूज करेक्टली। रूड वर्ड यूज़ किया गया, जो वेस्टेड जिसका मीनिंग है रिपेंटेंस, पश्चाताप। तो वो किस
रेफरेंस में यूज़ किया गया है, नीचे दे रखे हैं। ए पर्सन हु इज़ डिसऑनेस्ट इज़ रूड, वो पर्सन जो बेईमान होता है वो रूड है। हिज बिहेवियर इज़ रूड, उसका बिहेवियर रूड है। इट इज़ नो यूज़ टू क्राई ओवर रूड मिल्क, खराब मिल्क के ऊपर चिल्लाना जो है बेकार है, यूजलेस है। आई रूड द डे आई मेट हिम, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। जिस दिन से मैं उससे मिला, आई रूड द डे, वो दिन मेरा जो है रूड हो गया, वेस्ट हो गया। तो इसी सेंस में रिपेंटेंस टेंस के रूप में ही इस पोएम में यूज हुआ है। तो डी जो है बिल्कुल सही आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 2, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 20 to 30 वर्ड्स। इन क्वेश्चन के आंसर आपको 20 to 30 वर्ड्स में देना है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट चेंज द पोइट्स मूड इन द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो में पोइट का मूड कैसे चेंज हुआ, किस एक्शन से चेंज हुआ? तो किससे हुआ था? बर्फ के पार्टिकल गिरने से हुआ था ना, तो इसका आंसर हो यस, द सडन शावर इन द फॉर्म ऑफ स्नो चेंज द पोइट्स मूड। बर्फ की छोटे छोटे पार्टिकल्स के रूप में, बारिश के रूप में गिरने से उसका मूड चेंज हो गया था पोइट का। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखिए। यस, सेकंड क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो क्या है? तो डस्ट ऑफ स्नो स्टूडेंट क्या है? यस, ये देखिए, डस्ट ऑफ स्नो रेफर्स टू द फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो। जो स्नो के छोटे छोटे पार्टिकल्स, इसमें किसको रेफर करते हैं? डस्ट ऑफ स्नो को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ हैड द रेस्ट ऑफ द डे चेंज्ड फॉर द पोइट। पोइट का बाकी का दिन जो है कैसे बदल गया था? कैसे बदल गया था? यस, द पोइट्स मूड चेंज फ्रॉम सैड टू हैप्पी व्हेन स्नो फ्लैक्स फॉल ऑन हिम। जब स्नो के स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स उसके ऊपर गिरे तो उसका मूड सैडनेस से हैप्पी हो गया था। ही फेल्ट रिफ्रेश एंड वॉन्टेड टू एंजॉय द रेस्ट ऑफ द डे। उसको अच्छा महसूस हुआ, रिफ्रेश महसूस हुआ, और इससे उसका बाकी का दिन जो है वो बच गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आ गए हैं अब हमारे। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 40 to 50 वर्ड्स। इनके आंसर हमें 40 to 50 वर्ड्स में देने हैं, और हर क्वेश्चन जो है 3 मार्क्स का है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द क्रो एंड हेमलॉक आर यूजुअली यूज्ड इन द नेगेटिव सेंस। जो क्रो बर्ड जो है वो काऊ काऊ की साउंड हर साउंड होती है, और हेमलॉक ट्री धतूरे का पेड़ होता है जो पॉइजनस ट्री होता है। तो इन दोनों को नेगेटिव सेंस में यूज़ किया जाता है, बट द पोइट यूजेज दैम डिफरेंटली। लेकिन पोइट ने डस्ट ऑफ स्नो में इसको अलग तरीके से यूज़ किया गया है। हाउ, कैसे? आपको पता है ना कि कैसे करो के एक्शन से, उसके डस्ट ऑफ स्नो से पोइट का मूड चेंज हो गया। और वो क्रो कहाँ बैठा था? हेमलॉक ट्री के ऊपर। तो कैसे डिफरेंट सेंस में कैसे यूज़ किया है, देखिए इसका आंसर। यस, रॉबर्ट फ्रॉस्ट चूज हेमलॉक ट्री एंड क्रो इन द पोएम बिकॉज दीज वर यूजुअली पर्सोनिफाइज ऑफ सैड एंड ग्लूम। ये जो है सैडनेस और उदासी को शो करते हैं, करो और हेमलॉक ट्री। थ्रू दिस पोएम ही वांटेड टू कन्वे द मैसेज दैट नेगेटिव थिंग्स कैन ऑल्सो ब्रिंग हैप्पीनेस। इस पोएम में उसने बताया कि नेगेटिव चीज़ भी कई बार जो है वो हैप्पीनेस लाती हैं इन आवर लाइफ एंड कैन ऑल्सो चेंज आवर लाइफ, और हमारी लाइफ को बदल देती है। जैसे करो हेमलॉक ट्री के ऊपर बैठा था, तब वो सैड था, और जब करो के एक्शन से उसका मूड क्या हो गया? हैप्पी हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? यस, व्हाट वार्निंग डज द पोइट गिव थ्रू द पोएम फायर एंड आइस। फायर एंड आइस पोएम से पोइट ने क्या वार्निंग दी है? क्या वार्निंग दी है? यस, थ्रू द पोएम फायर एंड आइस पोइट वांट्स टू कन्वे दैट द वर्ल्ड विल कम टू एन एंड आइदर बाय फायर और बाय आइस। पोएम फायर एंड आइस से पोइट ने कन्वे किया है ये मैसेज कि ये संसार नष्ट होगा या तो आग से या आइस। फायर हियर स्टैंड्स फॉर डिज़ायर एंड ग्रीड एंड आइस स्टैंड्स फॉर हेटर्डनेस। फायर किसको स्टैंड करती है, किसके लिए यूज़ किया? डिज़ायर, हमारी इच्छाएं अगर ज़्यादा होंगी तो हम नष्ट हो जाएंगे, ग्रीड, लालच को। और आइस किसको? हेटर्डनेस को, दुश्मनी को। तो ये दोनों फीलिंग्स जो हैं ये खतरनाक होती हैं, हार्मफुल होती हैं। टू सेव आवर अर्थ वी शुड लव ईच अदर। पोइट इसमें मैसेज देना चाहते हैं इस पोएम के थ्रू कि हमें एक दूसरे को प्यार करना चाहिए, जिससे कि ये अर्थ जो है वो नष्ट ना हो, डिस्ट्रॉय ना हो। इनडायरेक्टली हो सकता है पोइट इसमें जो है सेकेंड वर्ल्ड वार की तरफ भी इंडिकेशन दे रहा हो, फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वार की तरफ। क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वार क्यों हुआ था? डिज़ायर की वजह से। इंग्लैंड और रशिया जो है अपने एरिया को बढ़ाने चाहते। तो सेकेंड वर्ल्ड वार में जो है जर्मनी की हेटर्डनेस थी, क्योंकि वो फर्स्ट वर्ल्ड वार में हारा था। तो हो सकता है इनडायरेक्टली पोइट इसकी तरफ भी इशारा कर रहा हो। तो पोइट इसमें मेनली यही मैसेज देना चाहता है कि वी शुड लव ईच अदर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। यस, क्वेश्चन नंबर 3,
In the poem Fire and Ice, the poet talks about the destruction of this earth due to certain reason. फायर और आइस पोएम ने पोइट ने इस अर्थ की डिस्ट्रक्शन के बारे में, ये अर्थ कैसे नष्ट होगी उसके बारे में डिस्कस किया है. अकॉर्डिंग टू प्रोस्ट, हाउ विल द वर्ल्ड पॉसिबली एंड. प्रोस्ट के अनुसार ये संसार कैसे एंड होगा, क्या संभावना है. तो इसका आंसर है यस. अकॉर्डिंग टू द पोइट द वर्ल्ड विल एंड ड्यू टू द फायर. पोइट के अनुसार वर्ल्ड कैसे एंड होगा, आग के कारण. विच सिम्बोलाइजेज डिजायर, इसका मतलब हमारी इच्छाओं से. बट इफ़ द वर्ल्ड हैड टू एंड ट्वाइस, लेकिन ये संसार यदि 2 बार नष्ट होगा, देन इट विल बी ड्यू टू द हेट्रेड सिम्बोलाइज्ड बाय आइस. तो इससे नष्ट होगा, नफरत से, जो कि आइस को सिम्बोलाइज, जैसे आइस सॉलिड होती है ऐसे ही नफरत में भी इंसान सॉलिड हो जाता है. द पोइट फील्स दैट देर इज इनफ हेट्रेड इन द वर्ल्ड दैट इज स्प्रेडिंग अमंग द पीपल. पोइट फील करता है कि संसार में काफ़ी नफरत है जो कि फैल रही है लोगों के बीच. दिस हेट्रेड विल एंड द वर्ल्ड वन डे. ये दुश्मनी, ये हेट्रेडनेस ही संसार को एक दिन नष्ट कर देगी. ये जो है पोइट ने कहा है पोएम फायर एंड आइस के अंदर. तो स्टूडेंट, ये थी आपकी असेसमेंट वर्कशीट. आई होप आपके सारे क्वेश्चंस ठीक होंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हैव ए नाइस डे.